डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। तो अब हम एवोगैड्रो नंबर को समझते हैं। इस बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, पुरानी बुक में ऐसी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी। तो अगर हम एवोगैड्रो नंबर को पहले एक बार नोट्स से इसकी डेफिनेशन देख लें। एवोगैड्रो नंबर का पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एवोगैड्रो नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो बेसिकली जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो उसमें एक दो एटम तो रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बहुत लार्ज नंबर में जो है वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जिसमें हमें आपको बज़ाहिर आपको पता है कि एटम को तो देखना भी पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। आपको अच्छे खासे गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप्स, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स देख के थ्रू ही देख सकते हैं। तो हम किस तरह एक एक एटम को पकड़ के जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने तो ग्राम्स में, केजीज़ में रिएक्टेंट को जो है वो रिएक्ट करवाना है। तो इस सूरत में हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करें, इसका एक मसला आ रहा था। उस मसले को जो है एड्रेस करने के लिए मैस रेशो ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करना ज़रूरी था, जो कि हेल्पफुल हो एक्सप्रेस करने में मैस को ग्राम्स में। मतलब हमने तो ग्राम्स में डील करना है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो कार्बन के एटम हैं, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और दो मॉलिक्यूल जो हैं वो दो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है कि मैसेज जो हैं हर इंडिविजुअल एटम के हम काउंट कर सकें, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैस हम इनका तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसका जो है ना साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ़ एटम बढ़ा देते हैं। तो दो की जगह हमने 100 एटम को मल्टीप्लाई करवाया, और इधर भी एक की जगह 100 एटम और इधर भी 100, यानी कि हमने नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ करवाया ताकि हम उन्हें ग्राम्स में काउंट कर सकें। मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे बन गए, आपको पता है 2000, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे भी 2000 मॉलिक्यूल बन गए। तो नंबर ऑफ़ एटम इंक्रीज़ करने के बावजूद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम तो इंक्रीज़ हो गए लेकिन अभी भी इनको ग्राम में मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन एक हमें चीज़ यहाँ से समझ में आई, वो ये आई कि नंबर ऑफ़ एटम इंक्रीज़ भी कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग एटम मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज द रेशो। रेशो चेंज नहीं होगी। यानी यहाँ पे आप देखें, जब कोई हमने एटम चेंज नहीं किया था तो कार्बन के दो एटम मिल रहे थे और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, जिनके मिलने से दो कार्बन ऑक्साइड बनते थे। मतलब यहाँ पे जब हमने 200 एटम किए तो हमें ऑक्सीजन की 100 चाहिए थे। मतलब रेशो निकालें तो 2:1 ही निकलेगी। 200 यहाँ पे लिखें, रेशो यहाँ पे 100 लिखें। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2:1 ही आपके पास आंसर आएगा, जो कि पहली हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आई थी, दो कार्बन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। अगर हम थाउजेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2000:1000 होगी, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2:1 ही रहेगा। मतलब रेशोज चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बढ़ा भी दें तो। ये हमने इससे सीखा। फर्दर जब हमने इंक्रीज़ किया, फिर मतलब हमारे लिए तो अब ये भी छोटा है, इसको भी मेजर करना, इतने एटम्स को भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो इंक्रीज़ किया गया इस नंबर को ताकि ये वाली प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो जाए। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम से। अब ये एक छोटा नंबर नहीं है, इसमें तकरीबन आपको पता है कि 6022 के बाद 18 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। इतना बड़ा नंबर है ये एटम्स का। मतलब इतने बड़े एटम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इशू सॉल्व हुआ। क्यों इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई क्यों करवाया गया? क्योंकि हमें पता था कि 1 ग्राम बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, उसमें इतने एटम्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर उसके हम किसी भी कार्बन के अगर हम इतने एटम्स लेंगे तो उनको अगर हम मेजर करेंगे तो 1 ग्राम उसका मैस निकलेगा। इसी तरह ऑक्सीजन के अगर हम 6.022 10⁻23 एटम्स लेंगे
तो वो 1 ग्राम के इक्वल आएगा। तो इस वजह से ये नंबर ऑफ एटम जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेने पड़े हमें, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो तकरीबन इतना। ये किसने फाइंड आउट किया था? ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो जी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इस रिलेशन के मिलने से हमारा जो है वो मसला सॉल्व हो गया। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ नोट्स से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इस चीज़ को बुक पे। तो जी, तो ये वो इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि बुक वालों ने इतने कॉम्प्लेक्स वे में समझाया है कि बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए हैं। सिंपल सी बात है, एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी एटम का या मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप उसके मैस के बराबर उसे ग्राम्स में तोल लीजिए, मेजर कर लीजिए। तो उसके उतने ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने कार्बन है उसका मैस फाइंड आउट कर लें, सिंपल आप जो है वो पीरियोडिक टेबल से कार्बन का एटॉमिक मैस फाइंड कर लें, 12 होता है। तो 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं अगर काउंट करेंगे 12 ग्राम कार्बन के, तो वो आपको मिलेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन के इतने ही पार्टिकल लेना चाहते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल, तो ऑक्सीजन के मैस के जितना मैस जो है वो आप मेजर कर लें। यानी ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो अब आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन लेनी है। तो उसके भी अगर आप पार्टिकल काउंट करेंगे तो वो आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही आएंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक कंपाउंड है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें आप इसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट कर लें। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दोनों को प्लस किया तो 28। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो आपके पास आया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो आपके पास उसके जो पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल होंगे अगर आप काउंट करेंगे तो। इसी तरह मैं वाटर का भी एक बार बता देता हूँ आपको। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मैस है या मोलर मैस है वो क्या आएगा, H2O का में 2 हाइड्रोजन हैं और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 आ गया प्लस 16, 18 टोटल उसका मैस है। तो 18 ग्राम अगर आप वाटर लेंगे तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होंगे। तो जनरली इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, अगर हम किसी एटम का या मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करना चाहते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, तो हमें सिंपल उसके मैस जितना उसे ग्राम्स में वे कर लेना है, यानी मेजर कर लेना है, तो उसमें इतने पार्टिकल हमें मिल जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं बुक में दी गई इक्वेशन पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये तो बुक में जो हमें इक्वेशन मेंशन की गई है उसका, हमारे पास एक कार्बन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इनके मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पे हमें सजेस्ट हो रहे हैं पार्टिकल हमने एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि कार्बन के कितने हम ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल निकलेंगे। तो उसके लिए हमें कितनी कार्बन लेनी पड़ेगी, कार्बन का मैस क्या होता है जी, 12। तो 12 ग्राम अगर हम कार्बन लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल निकलेंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, अब ये एटम की बात नहीं है, मॉलिक्यूल है O2, इस वजह से हमने इसका मैस भी मॉलिक्यूल का ही निकालना है। तो O2 मतलब 16 ऑक्सीजन का होता है, मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 32। इट्स मीन ऑक्सीजन का मैस जो है वो 32 है। तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी ताकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल निकलें, 32 ग्राम। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कितने ग्राम लेनी पड़ेगी कि उसके पार्टिकल जो हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल निकलें, तो उसको भी हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16,
तो 12 + 16 28 के इक्वल आता है। इट्स मीन कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 28 ग्राम लेंगे तो उसके पार्टिकल जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आएंगे। अब ये हमारे पास बेसिक सा आ गया। अब जो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे हैं बुक वाली, तो वो यूँ थी जी। तो हमारे पास दो एटम थे कार्बन के और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल था, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो थे उसके भी दो मॉलिक्यूल हमने बनाए थे, तो इस वजह से उसके साथ 2 लगा। इक्वेशन में ये जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन जो है वो डबल यूज़ होनी है। ठीक है, तो हम डबल करें, 12 2 24 होता है, तो 24 ग्राम यूज़ होगी। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ 1 ही है, यानी लिखा नहीं है कुछ भी। इट्स मीन जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे यूज़ होनी है, 32 ग्राम ही। तो हम 32 ग्राम मेंशन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ भी 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल बननी है, यानी जितनी ऊपर है उससे डबल बनेंगे, इसमें डबल मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके साथ हम 56 ग्राम लगाएंगे। इस वजह से आपकी बुक में ये मेंशन है कि 24 ग्राम आपने कार्बन लेनी है, ऑक्सीजन 32 ग्राम लेनी है, और आपने जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 56 ग्राम लेनी है। तो मूव करते हैं वापस बुक पे जी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और 56 ग्राम जो है 2CO जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे बैलेंस करना भूल गए हैं, 2 कार्बन के साथ नहीं लगाया। तो ये देखें, ये वाला जो एरिया है बुक वालों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस एरिया को आप जो है नोट से ही समझ लें मेरे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। इसमें क्या बताया गया है, एवोगैड्रो नंबर तो अब आपको समझ आ गए हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन इक्वेशन, अगर आप देखें 24 ग्राम कार्बन कंटेन 2 टाइम नंबर ऑफ एवोगैड्रो एटम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम जो है वो एवोगैड्रो नंबर जितने ही हैं। और अगर हम 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो भी डबल है एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि उसके भी बेस में स्टार्ट में 2 है कोफिशिएंट। तो ये जो नंबर था 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसे एवोगैड्रो नंबर कहा गया, जो कि साइंटिस्ट का नाम था, इटालियन केमिस्ट। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर जो है वो नंबर ऑफ यूनिट हैं इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। और साइंटिस्ट ने जब ये रियलाइज़ किया कि इक्वेशन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करके तो नहीं डाल सकते, तो उन्होंने सोचा एक नया यूनिट बनाएं जिसे उन्होंने मोल का नाम दिया। 1 मोल हम बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के उतने ग्राम्स को बोलते हैं जितने ग्राम्स के पार्टिकल को काउंट करें, तो वो एग्जैक्टली 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल आए। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जो है द मोल एंड मोलर मैस में समझते हैं। पॉइंट जो है वो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर के। इसमें कैपिटल N होता है और बेस में कैपिटल A। तो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मोल एंड मोलर मैस के बारे में। मोल और मोलर मैस को अगर समझना है तो सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। अ मोल रिप्रेजेंट 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब ये डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, जैसे हम अगर सिर्फ कार्बन की बात करें तो वो एटम है। मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O वाटर की बात कर लें या कोई आयन ले लें, तो हर एक में डिफरेंट है। अब मोल अगर किसी का भी एक मोल लेंगे, अगर एटम का एक मोल लेंगे तो उसमें भी इतने पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल का लेंगे तो उसमें भी इतने पार्टिकल होंगे, और आयन का लेंगे तो उसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे। कंपेरेबल टू टर्म लाइक डजन, जैसे ये भी एक यूनिट है बेसिकली, जिस तरह हम 1 kg है या डज़न है, तो इसमें जैसे 12 आइटम्स होती हैं एक डज़न के अंदर, एक दर्जन के अंदर, और इस तरह ग्रॉस जो है 144 आइटम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मोल के अंदर ऊपर दी गई वैल्यू जितने पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर्स की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ठीक है, N और बेस में A एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, और फंडामेंटल कांस्टेंट इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट की आगे हम बात करते हैं। अगर मोल की एग्जांपल लें कार्बन पे,
तो कार्बन के लिहाज से एक मोल के अंदर आपको पता है पार्टिकल कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम। अब इसमें वही मेरे नोट्स वाला कॉन्सेप्ट याद करें कि अगर हमने इतने पार्टिकल लेने हैं कार्बन के, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का मैस देखेंगे कितना होता है, 12 ग्राम। कहाँ से, हम पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे। तो 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो उसके अंदर इतने पार्टिकल होंगे। तो इस रिलेशन से हमें ये भी पता चला कि किसी भी चीज़ का जो मोल होता है वो उसके मैस नंबर के इक्वल होता है या एटॉमिक मैस के इक्वल होता है। जैसे 1 मोल में, अब आपको पता है कि एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम है। और एक मोल कब बनेगा, जब हम मैस कितना लेंगे, 12 ग्राम। तो इससे हमें एक और रिलेशन पता चला कि हम मोल डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ हम मैस पता हो। यानी कार्बन का हमें मैस पता है कितना है, 12। तो हमें पता चल गया 12 ग्राम अगर हम कार्बन लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक मोल। एक मोल भी बोलेंगे और उसमें पार्टिकल कितने होंगे, एक एवोगैड्रो नंबर के, सॉरी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम के इक्वल उसमें पार्टिकल होंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर अगर हमने पार्टिकल फाइंड करने हैं तो मैंने आपको वही मैस का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, इट्स मीन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने पार्टिकल ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ एटम की बात नहीं हो रही। जी, तो एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन वही हमने जो मैंने नोट्स में आपको रिलेशन बताया था वही आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर कार्बन के अंदर आप पार्टिकल फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कितनी कार्बन आपको लेनी पड़ेगी, उसके मैस जितनी। यानी उसका मैस आप देख लें पीरियोडिक टेबल पे 12 होता है। तो 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो उसके पार्टिकल काउंट करने पे आपको एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल मिल जाएंगे। अब ये ही कॉन्सेप्ट को मोल के साथ भी आपने याद रखना है कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं। इट्स मीन अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो हम उसको कितना बोलेंगे, कार्बन का एक मोल भी बोलेंगे। मतलब मैस का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी रिलेशन है और मोल के साथ भी रिलेशन है। दोनों को अब आपने समझना है, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मोल का, कि मोल, एक मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं। और एक एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल हासिल करने के लिए हमें कितना ग्राम लेना पड़ता है, जितना उस चीज़ का मैस है। तो जो ग्राम है वो डायरेक्टली भी इक्वल हुआ मोल के। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब जिस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं, कितने ग्राम में, जितना इसका कार्बन का मैस है। यानी 12 ग्राम है तो 12 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, और एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो डायरेक्टली भी 1 मोल इक्वल हुआ 12 ग्राम के। तो 12 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल। यानी अगर आपको कोई कहे 1 मोल कार्बन लेके आए तो आपने कितनी कार्बन लेके आनी है, जस्ट 12 ग्राम। ठीक है, तो मोल और ग्राम के कॉन्सेप्ट को भी समझें, मोल और एवोगैड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट को भी आपने इन दोनों को कंपैरिजन में लेके चलना है। ऑक्सीजन की बात करें, अब यहाँ पे देखें मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना कि एटम की। यानी O2 बता रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का मैस क्या होगा, 16। तो एटम का मैस होता है, तो मॉलिक्यूल का 16 2 टाइम 32 है। तो इट्स मीन 32 ग्राम अगर हम कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है 32 ग्राम अगर हम उसको वे करके लेके आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने निकलेंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल। इट्स मीन के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम के इक्वल आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 के। मतलब 32 ग्राम जो है वो अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लाएंगे तो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद एवोगैड्रो के इक्वल आएगी। और इसका ऑक्सीजन का एक मोल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक मोल कितने ग्राम के इक्वल आया, 32 ग्राम के। तो मोल भी डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का अगर हमें क्या मिल जाए, मैस। जस्ट हमें किसी भी चीज़ का मैस बता दिया जाए, मॉलिक्यूलर मैस बता दिया जाए,
तो हम उससे उसके मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 है, इट्स मीन आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 16 ग्राम। इसी तरह कार्बन का 12 है तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 12 ग्राम। इसी तरह सोडियम क्लोराइड Na का आपको पता है कि होता है 23, और क्लोरीन का होता है 17 टू टाइम, ये तो 35.45 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को अगर आप 23 और 35.45 को सम करें तो 58.5 ग्राम आ जाता है। तो इट्स मीन सोडियम क्लोराइड को अगर आप 1 मोल लेना चाहते हैं तो 58 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास मोल और एवोगैड्रो और उसके मैस से आपको मैंने रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट अब हम मोलर मैस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको दे दिया है उसी को यहीं पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किसी भी चीज़ का मोलर मैस जो है अगर वो आप फाइंड आउट करते हैं, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल को हम क्या कहते हैं, मोलर मैस। यानी हाइड्रोजन का आपको पता है मैस कितना होता है, 1.008 होता है, तो उसको आपने ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर देना है, तो वो उसका मोलर मैस कहलाता है। इसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैस जो है वो 2.016 होता है, तो उसको आप ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दें, उसके साथ ग्राम पर मोल लगा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोलर मैस। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के मैस को अगर हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करें तो वो उसका मोलर मैस कहलाता है। तो ये बस आपने इस मोलर मैस में समझना है। बुक से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक पर आएँ तो वही आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोल को बताया गया है और एवोगैड्रो नंबर का बताया गया है। उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन और कार्बन और NaCl का मोलर मैस के बारे में बताया गया है। ये मोलर मैस का कॉन्सेप्ट है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कितना होता है, उसी के मैस के इक्वल। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के मैस को अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम पर मोल में तो वो आपका मोलर मैस कहलाएगा। यानी ऑक्सीजन जो था उसका मैस हमने फाइंड किया था 32 ग्राम, तो 32 ग्राम पर मोल अगर आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये इसका मोलर मैस बन जाएगा। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। 2 एटम कार्बन के थे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था और 2 मॉलिक्यूल थे कार्बन और मोनोऑक्साइड के। तो ये साथ उन्होंने बताया हुआ है 2 एटम से मुराद है 2 मोल्स। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल से मुराद है 1 मोल और 2 मॉलिक्यूल से मुराद है 2 मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा एवोगैड्रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, ताकि वैसे मैस कितना होता है कार्बन का 12, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24 ग्राम निकला। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस इक्वेशन को समझना, जस्ट इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही जो है वो आपको दोबारा से रिमाइंड करवाया गया है। लास्ट पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। मोल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एटम एंड मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अब मोल बनाया गया बाद में, आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत से हमने पहले एवोगैड्रो नंबर को समझा, उसके बाद मोल पे चली गई बात। तो मोल बाद में इसलिए बनाया गया था कि एवोगैड्रो नंबर यानी नंबरों की काउंटिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जो मोल का कॉन्सेप्ट था ये हमें अलाउ करता था काउंट एटम एंड मॉलिक्यूल बाय वेइंग मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि मोल के थ्रू जो है वो हमें काउंट नहीं थे करने पड़ते, बस हम मेजर करते थे ग्राम्स में और हमें खुद ही पता चल जाता था कि वो कितने एवोगैड्रो नंबर उसमें प्रेजेंट है। यानी कि किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर हमें पता होता था कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम प्रेजेंट हैं या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से बाद में हमने मोल को अडॉप्ट कर लिया एवोगैड्रो नंबर की बजाय, क्योंकि मोल से ही हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं। 4.8 है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या हैं और हमें क्यों समझने ज़रूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग केमिकल चेंजेस एंड द फैक्टर कंट्रोलिंग दैम इज़ अ की फोकस फॉर केमिस्ट।
दोबारा से याद करें कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टैचियोमेट्री, जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंट्रोल भी करना होता है और उनको समझना भी होता है, तो उनका एनालिसिस भी करना है। तो केमिकल चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो उसमें जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम केमिकल इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यूज़ करती है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स के जिसमें सिंबल लिखे जाते हैं और कंपाउंड के हम उसमें फार्मूलाज लिखते हैं। तो अभी हम जो है आगे इक्वेशन आपको बना के भी दिखाते हैं, और हम उसमें मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि कौन सा जो है वो सिंबल यूज़ हुआ है और कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम टर्म्स की बात करें तो केमिकल इक्वेशन के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो यूजुअली लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और रिएक्टेंट क्या बताता है, पार्टिसिपेट वो वाले तमाम सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। वहीं पे प्रोडक्ट जो हैं उन्हें लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और ये इनकी क्या खासियत होती है, दे फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, दे फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। और एरो जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, और उसके साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा होता है। डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से ये दोनों के रिएक्ट करने से ये चीज़ बनी है, तो ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एलुमिनियम और ऑक्सीजन हैं यहाँ पे। 4 मोल एलुमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन है, और इससे एलुमिनियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के वाज़े तौर पर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि केमिकल इक्वेशन अब लिखते किस तरह से हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिमाइंड करना पड़ेगा, कि उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ना तो कोई जो दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम हैं वो सेम रहेंगे, मतलब ना तो एटम जो हैं वो क्रिएट होते हैं, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। वो भी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इक्वेशन पे प्रूफ। नो एटम इज़ डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, करेक्ट फार्मूला। हमें एक्यूरेट केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यानी रिएक्टेंट का भी फार्मूला पता होना चाहिए, या उसका जो रिएक्टेंट अगर एलिमेंट है तो उसका सिंबल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोल रेशो। मोल रेशो का पता होना चाहिए। द इक्वेशन मस्ट डिटरमिन द करेक्ट रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे थे, इसमें ये जो मोल मैंने बताए थे 4 और 3 और यहाँ पे 2, इन मोल की रेशोज़ का भी पता होना चाहिए कि 4 मोल अगर हम एलुमिनियम यूज़ करें तो कितने मोल एलुमिनियम ऑक्साइड बनेगी, 2 मोल। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है, एरो के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको फिज़िकल स्टेट भी हमें एक केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट करने पड़ते हैं, जिसमें एस सॉलिड को इंडिकेट करता है, एल लिक्विड को, जी गैस को, और एक क्यू फॉर एक्वस सोल्यूशन यानी कि आयन डिज़ोल्व इन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम एक इक्वेशन देखते हैं जिससे मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो है एक इक्वेशन है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, बुक से भी मैं आपको एक बार ये एग्जांपल एक्सप्लेन करवा देता हूँ। तो अभी हमने पहले ये जो 5 लॉज हैं यहाँ पे देखें कितने बड़े करके लिखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट मैंने आपको इनके पॉइंट्स बता दिए हैं, वो वाले मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम नीचे मूव करते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में मेंशन किया गया है कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और जिंक सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और इसमें मोल रेशो भी हमें नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये भी सॉलिड है, और ये गैस के तौर पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसमें यह पता चल रहा है कि जिंक का 1 मोल यूज़ हो रहा है, यानी कोफिशेंट के तौर पे कोई वर्ड नहीं लिखा, इट्स मीन 1 है। और सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल ही यूज़ हो रहा है, और इसके नतीजे में जिंक सल्फेट जो बन रहा है वो भी 1 मोल ही बन रहा है, और हाइड्रोजन भी 1 मोल ही बन रही है। तो तमाम इसमें जो हैं वो चीज़ें 1 मोल हैं।
वही अगर आप अगली इक्वेशन को देखें तो ये इस इक्वेशन में नाइट्रोजन जो है वो 1 मोल है। ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट नहीं मोल को इंडिकेट कर रहा, ये कोफिशेंट इंडिकेट करता है, ठीक है। ये बता रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पे एटम यूज़ नहीं हुआ, मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है, यानी N2। तो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस है। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट के तौर पे हमें अमोनिया मिला है वो हमें 2 मोल मिला है। तो ये आपने याद रखना है कि मोल भी हमें इक्वेशन शो कर रही होती है। इसके अलावा सम टाइम जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मीन के वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट जो है वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट भी बना सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट वापस चेंज हो सके रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और इसमें जो साइन है रिएक्शन का वो इंडिकेट बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, उसको आपने सही से समझना है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है कि एक एरो जो है, हाफ एरो वो ऊपर आगे की तरफ है और हाफ एरो बैक साइड पे है। ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। उसके अलावा जो है वो अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन में आल्सो भी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। आयंस को भी शो किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसके नतीजे में जो है वो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम का आयन और NO3 का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो हमें बनते नज़र आ रहे हैं और एक्वस हैं, हमने अभी पढ़ा था AQ इंडिकेट कर रहा होता है आयन इन वाटर। तो AgCl जो है वो इनसोल्यूबल है, यानी हाल डिज़ोल्व नहीं हो रही वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट की तौर पे निकल आएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है केमिकल इक्वेशंस को हमने समझा, जिसमें हमने रूल्स समझे केमिकल इक्वेशन लिखने के। उसके बाद हमने साइंस समझे, कौन कौन से यूज़ होते हैं, मोल्स किस तरह से इंडिकेट किए जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और आयंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक चीज़ रह गई थी कि ये वाला एरो साइन भी सम टाइम यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये भी आपने जहन में रखना है जी। तो 4.9 है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। इसमें हम केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस बेसिकली हमारे पास स्टैशियोमेट्री है, यहाँ पे बाकायदा आगाज़ हो गया है, जो कि आपके चैप्टर की हेडिंग है, किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें मोल की रेशो बता देती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी हमने लास्ट टॉपिक में इसको पढ़ा। विद द मोल रेशो, मोल की रेशो से हम क्या कर सकते हैं, द मोलर मैस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट आर नाउन। यानी अगर हमें जस्ट ये बता दिया जाए कितने कितने मोल जो हैं वो रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, तो हम प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बता सकते हैं कि कितनी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह हम मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट कैन बी डिटरमिन्ड इफ़ द मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन। या हमें सिर्फ जो है वो ये बता दिया जाए कि प्रोडक्ट कितने मोल प्रोड्यूस हुआ है, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट कितने कितने मोल यूज़ किए गए होंगे। किस तरह से, आगे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं जी। तो यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में ये पहली एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया गया है 1 मोल। इसके साथ कोफिशेंट कोई भी नहीं है, इट्स मीन 1 है। इसके साथ जो कोफिशेंट 2 है, इट्स मीन ये HCl जो है वो 2 मोल यूज़ हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड जो है उसके साथ कोफिशेंट नहीं है, इट्स मीन 1 मोल यूज़ हो रहा है। H2O भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी यूज़ नहीं प्रोड्यूस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है। अब हमने अगर ग्राम में इसको फाइंड आउट करना है तो आपको पता है 1 मोल जो है वो इसके मोलर मैस के इक्वल होगा। तो इसका मोलर मैस आप फाइंड आउट कर लें, कैल्शियम का मैस प्लस कार्बन का मैस प्लस ऑक्सीजन का मैस मल्टीप्लाई बाय 3, तो उससे आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। इसी तरह HCl का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिक बात जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ये फॉलो कर रही है इक्वेशन के नहीं, ये देख लेते हैं। अब मैस फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे इसका 100 ग्राम है, इसका H
और Cl का जो है 73 ग्राम बनता है। मैस आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे कितने ग्राम आ रहा है, 173 ग्राम। इसी तरह 111 प्लस 18 प्लस 44 करेंगे तो ये भी इक्वल आएगा 173 ग्राम के। तो यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी 173 ग्राम टोटल बना रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे भी 173 ग्राम ही आंसर आया। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब रियल एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें किस तरह की एग्जांपल हमें न्यूमेरिकल में पूछी जाएंगी। तो अगर हम एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में पूछा जा रहा है 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप टेंशन ना लें, वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। जस्ट ये याद रखना है कि 25 ग्राम लाइमस्टोन है तो कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो बहुत इजी है, हमें इक्वेशन जो है इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ होंगे। तो इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 100 ग्राम यूज़ करें तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम अगर यूज़ करें तो कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम प्रोड्यूस होता है। तो इस रिलेशन को बस आपने जहन में रखना है, इससे हम जो है वो इजीली निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम अगर यूज़ होगा तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो 1 ग्राम अगर यूज़ हो तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा है मैस कैल्शियम कार्बोनेट का 25 है और कैल्शियम क्लोराइड का कितना बनेगा ये अभी फाइंड करना है। मोलर मैस उसका 100 ग्राम है और इसका 111 ग्राम। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 ग्राम लाइमस्टोन जो है वो 111 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड। 1 ग्राम लाइमस्टोन जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा इजी होता है। ये 100 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ग्राम के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 ग्राम लाइमस्टोन जो है वो 100, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे या अभी ना भी सॉल्व करें, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है कि इतने मैस से कितने प्रोड्यूस करेगा। तो 25 ग्राम अब इधर भी मल्टीप्लाई करवाया है 1 के साथ, तो इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें 25 को। तो दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपको पता चल गया 27.75 ग्राम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होगा अगर हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करेंगे। सिंपल है। अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर लेना है। अगर ये 100 है तो ये 111 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। 100 को डिवाइड करवा दें तो आपको पता चल जाएगा 1 ग्राम के लिए कितना यूज़ होगा। 1 ग्राम के लिए ये इसकी जो वैल्यू आएगी आप डिवाइड करेंगे 111 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आएगा 1.1। उसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। ठीक है, 25 ग्राम, 1 ग्राम था तो 1.1 प्रोड्यूस हो रहा था तो 25 होगा तो 27.75 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। 25 इधर भी मल्टीप्लाई करवा लिया। तो दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इसके लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसमें देखें इक्वेशन उन्होंने नीचे मेंशन कर दी है। वो कह रहे हैं कि 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल दिए गए हैं, उनको बर्न किया एयर में कम्प्लीटली, विल यूटिलाइज हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कितने ऑक्सीजन के मोल्स को यूटिलाइज करेगी। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होंगे वो भी कैलकुलेट करें। तो गिवन क्या है, हमें सिर्फ ये गिवन है कि 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज़ करने हैं। इक्वेशन दूसरे नंबर पे हमें गिवन है जिसके अंदर हमें यहाँ पे इथाइल अल्कोहल नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर। अब केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, 1 मोल अगर पूरा हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल का तो ऑक्सीजन 3 मोल यूज़ होगी। अब हमारे पास 1 मोल से ज़्यादा है, तकरीबन 2 मोल के करीब हम इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन भी इससे डबल के करीब ही यूज़ होगी। तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, अगेन हम मैथमेटिकली इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मोल जो इथाइल अल्कोहल का है वो कितने मोल में से चाहिए, 3 मोल। ये हमें कहाँ से पता चला, इक्वेशन से।
अब 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है तो वो कितने प्रोड्यूस कर रही है, 3 डिवाइडेड बाय 1 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है। सेम प्रोसेस ही है जो यहाँ पे किया था कि 100 ग्राम जो है वो 111 प्रोड्यूस कर रही है, तो 100 को 111 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी सेम है कि 1 मोल जो है वो 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल को 3 से डिवाइड करवा दें और मल्टीप्लाई उससे करवा दें जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी 1.8 इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, 1.8 उधर भी मल्टीप्लाई करवाया, तो इससे हमें पता चल गया 5.4 मोल, ऑलमोस्ट यानी डबल से थोड़े कम। क्योंकि ये भी डबल से थोड़ा कम है, 1.82 होता तो ये 6 होते, सीधे सीधे हमें पता चल जाता, लेकिन अब ये 1.8 है तो ये 5.4 यानी 6 से कम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अब उन्होंने नेक्स्ट जो हमें दिया है वो ये भी पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी जो मोल प्रोड्यूस होंगे वो कैलकुलेट करें। तो अगेन हमें जो है वो इक्वेशन में ही देखना पड़ेगा कि जब 1 मोल इथाइल अल्कोहल यूज़ की थी तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल प्रोड्यूस हुई थी, यानी जितनी हम ये यूज़ करेंगे उससे डबल ये प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल है, अगर हम 1.8 मोल इथाइल अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं तो उससे 2 गुना यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, या वही आप यूज़ कर लें कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, 2 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर के साथ जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं, यानी 1.8, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई। तो इससे हमें पता चला 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को 3.6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। एलुमिनियम मेटल है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है एलुमिनियम ऑक्साइड। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 0.3 मोल ऑफ एलुमिनियम। अब यहाँ पे आपको कभी वो मोल में पूछ लेते हैं, कभी ग्राम में। पहली एग्जांपल ग्राम में थी, दूसरी मोल में थी। अब अगेन जो है वो ग्राम में पूछ रहे हैं, और अब उन्होंने ज़्यादा पजल किया है। वो किस तरह से कि आधी जो बात है वो ग्राम्स में पूछ ली है और आधी बात जो है वो मोल्स में बता दी है। तो मोल्स और ग्राम की कन्वर्जन अगर आपको आती है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें उन्होंने क्या बताया है कि मोल कितने हैं एलुमिनियम के, 0.3, और ग्राम कितने ऑक्सीजन यूज़ होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। बैलेंस इक्वेशन दे दी जाती है रिएक्शन की। तो यहाँ पे है 4 एलुमिनियम जो हैं वो 3 ऑक्सीजन के मोल, 4 मोल एलुमिनियम हो तो 3 मोल ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो 2 मोल एलुमिनियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें पता है 4 मोल एलुमिनियम जो है वो उसको कितने चाहिए, 3 मोल ऑक्सीजन के। तो 4 डिवाइड कर दें 3 से, तो 1 मोल का पता चल जाएगा कि 1 मोल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद हमें 0.3 मोल के लिए निकालनी है, तो 0.3 को दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास आ गया 0.225 मोल्स हमें जो है वो ऑक्सीजन चाहिए 0.3 मोल एलुमिनियम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट है, हमने अब उन्हें मोल्स में नहीं बताना, बेसिकली हमने उन्हें किस में बताना है, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं। ऑक्सीजन का मैस आप फाइंड आउट कर लें, मैंने आपको बताया था मोल कैसे हम फाइंड करते हैं, ऑक्सीजन के मैस, यानी जो भी यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल दिया गया है उसका मैस निकाल लें। तो ऑक्सीजन का मैस एक एटम का 16 होता है, 2 टाइम 32, तो 32 ग्राम 1 मोल के अंदर होते हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करने हैं 0.225 मोल के अंदर, तो हम 32 को 0.225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.225 मोल में कितने ग्राम होंगे वो आ जाएंगे, यानी 7.2 ग्राम। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया ग्राम्स में। मोल में हमने पहले फाइंड आउट किया, बाद में उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारी फोर्थ एग्जांपल है, इसमें हमें पूछा गया है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हमें अगेन जो है वो ग्राम्स में दे दी गई हैं, मोल्स का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन इक्वेशन जो है वो हमें मोल बताती है, तो हमें पहले उसे ग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या है, मैस ऑफ H2 यूज्ड, यानी हाइड्रोजन गैस का मैस 5 ग्राम हमने यूज़ करना है।
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस ये हमने फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2H2, यानी 2 मोल अगर हम हाइड्रोजन गैस के यूज़ करें, 1 मोल हमें ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है और 2 मोल ही वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल जो हैं वो कितने ग्राम बनते हैं। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो 2 एटम हैं। हाइड्रोजन गैस का जो मैस होता है वो 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 एटम हैं 1 मैस के। तो उसके 2 मोल भी हैं, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 4 ग्राम जो है अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो वो 2 मोल्स में, यानी 2 मोल्स अगर हमने H2 लेने हैं तो उसका 4 ग्राम बनेगा। ऑक्सीजन का एक जो एटम होता है उसका 16 मैस होता है, यहाँ पे 2 हैं तो 32 है। इट्स मीन 32 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगी। इसी तरह वाटर की हमें पता है H2 यानी कि 2 इसका मैस आ गया, 1 होता है एक एटम का, 2 हैं तो 2 मैस आ गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हमारे पास आ गया 18। अब 18 ग्राम मैस तो 1 मोल का है ना, तो हमने 2 मोल का निकालना है, तो 18 2 टाइम 36 ग्राम। तो यहाँ पे हमने पहले तमाम मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, सिंपल है। अगर जो हाइड्रोजन गैस है वो 4 मोल यूज़ हो तो 4 ग्राम यूज़ हो तो 36 ग्राम जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है। और हमने बताना है कि अगर 5 ग्राम यूज़ हो तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल है, वही आप जो ऊपर इक्वेशंस में किया है, 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी चाहिए, 36 ग्राम वाटर, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा वाटर, 36 ग्राम वाटर। तो 5 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर आके डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 ग्राम का पता चल जाएगा। अब 1 ग्राम के इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी इक्वेशन के 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो है वो दोनों साइड पे 5 मल्टीप्लाई करने से पता चला कि 45 ग्राम जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा अगर हम 5 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। और इसी तरह 18 ग्राम अगर हम, जो कि H2O है, उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, उसके साथ हम अगर ये बताना चाहें कि मॉलिक्यूल की तादाद, क्योंकि हमसे पूछी भी, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया ग्राम कितना होगा, 45 ग्राम। तो हमने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बताने हैं, तो वापस इसे जो है हमें 45 को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल के अंदर जो है वो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल या मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो नंबर ऑफ़ मोल वापस से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल अगर हमें पता चल जाए तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हम बता सकते हैं। यानी ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का स्टेप ये एक्स्ट्रा ही है। आप जस्ट ये फाइंड आउट कर लें 45 ग्राम जो हैं वो कितने मोल बनते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं n लिखूँ तो n इक्वल होगा किसके, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएं, इस सारे को आप स्किप कर दें, ये सारा। यहाँ पे आपको गिवन मैस जो था वो 45 ग्राम आपका निकला है, और उसका मोलर मैस जो है वो आपको पता है H2 यानी 2 जमा ऑक्सीजन का 16, और 16 और 2 18 होता है, और मोल के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आंसर आया था। 36 ग्राम जो है वो मोलर मैस है। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ़ मोल निकल आएंगे। अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, इतने, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं किसके अंदर, 45 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, वाटर के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज ही है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई वो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं मज़ीद समझा सका तो ज़रूर समझाऊँगा।